स्टूडेंट्स, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी हमारे 4 विषय हैं, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिकशास्त्र है, इतिहास है, इसको पढ़ाने का क्या मकसद है, इसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों का जो पाठ्यक्रम है, चाहे आपका प्राइमरी हो, चाहे आपका सेकेंडरी हो, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यार्थियों का जो एक सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसमें 4 विषयों को जोड़ करके पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र, 4 विषयों को। तो उन चारों विषयों को पढ़ा करके क्या फायदा होता है, बच्चों को क्या उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं, बच्चों को क्या लाभ मिल रहा है, बच्चों को लिए क्या उपयोगी है, तो उसको हम बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यही हमारा हेडिंग है कि विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र व इतिहास बनाने की आवश्यकता क्या है, वो क्या उससे हमें फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि भूगोल को पढ़ा करके हमें बच्चों को क्या हम देना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य प्राप्त करना उनसे हम चाह रहे हैं। तो पहला उन्होंने बताया है कि भूगोल हमें मनुष्य तथा उसके परिवेश के विषय में ज्ञान देता है। भूगोल क्या ज्ञान देता है? एक तो मनुष्य का जो परिवेश है, चारों तरफ का जो आवरण है या पर्यावरण है, वातावरण है, चारों तरफ का आवरण जो है पृथ्वी को ढके हुए है, उसको पर्यावरण कहते हैं, है ना। जिसमें आपकी वन आ जाएंगे, नदी आ जाएगी, झील आ जाएंगे, तालाब आ जाएंगे, नहरें आ जाएंगे, पर्वत पहाड़ आ जाएंगे, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के गर्भ में है, तो वो सब चीजें परिवेश के अंतर्गत आ जाएंगे, जो मानवीय परिवेश है या एक आपका भौगोलिक परिवेश है या एक वातावरणीय परिवेश है, उसके अंतर्गत भी आ जाएंगी। तो अगर भूगोल बच्चा पढ़ेगा तो एक मानवीय जो परिवेश है उसके अंतर्गत जो कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये जानकारी इसको मिल जाएगी। दूसरा उसमें दिया है भौगोलिक साधनों जैसे शक्ति के साधन, पशु व खनिज आदि के उचित प्रयोग व वितरण के बारे में जानकारी देना। भौगोलिक साधन जैसे शक्ति के साधन, पशु का, खनिज आदि के उचित प्रयोग व वितरण के बारे में जानकारी देना। भौगोलिक साधन कौन कौन से हैं? शक्ति के साधन, शक्ति के साधन जैसे आपका कोयला हो गया, जैसे आपका तेल हो गया, मिट्टी का तेल था पहले, आपका पेट्रोल है, आपका डीजल है, जितना भी ईंधन में फ्यूल लगता है ना, इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी देता है हमें, ये भूगोल ही जानकारी देता है। तो इसकी जानकारी के बिना हम जो है अधूरे रह जाएंगे और हमारा जो कार्य फ्यूल के माध्यम से होता था, ईंधन के माध्यम से होता था, कितना एक खनिज लवण जो है हमारे यहाँ है, कहाँ कहाँ है, कितनी पर्याप्त मात्रा में है और कितना हम उसका दोहन कर चुके हैं, कितना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बचा है, हम उसका कितना आगे दोहन कर सकें कि हमारी आने वाली जेनरेशन को मिल सके। यानी कि पर्याप्त मात्रा में ही उसका हमें संशोधन दोहन करना चाहिए, हमें अतिरिक्त दोहन उसका नहीं करना चाहिए। तीसरा इन्होंने दिया है कि पृथ्वी का भौगोलिक ढांचा प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक तथा आर्थिक घटनाओं को समझने में भी सहायता प्रदान करता है। कौन? भूगोल, है ना। पृथ्वी का जो भौगोलिक ढांचा है, भौगोलिक ढांचा का मतलब यह है कि पृथ्वी एक गोल चपटी सी एक पृथ्वी ग्लोब जो हमने देखा है उसका मॉडल, और उसमें विभिन्न प्रकार के जो देश दिखाए गए हैं। हमारा देश भारत कहाँ है, उसके नीचे श्रीलंका है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है ना, रसिया है, दुनिया भर के वो देश हैं, उनका भौगोलिक ढांचा कि उसमें कितने अक्षांश में है, कितने देशांतर पे है, कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है ना, ये सब चीजें भौगोलिक चीजों के अंतर्गत ही आती हैं, तो उनकी जानकारी देना। और जो भगवान ने प्राकृतिक संपदा जो है हर देश को दी है, किसी को सोना दिया, किसी को चांदी का भंडार दिया है, किसी को ईंधन दिया है, ये तेल वगैरह दिया है, किसी को जो है डोलोमाइट जो खनिज पदार्थ है
को बॉक्साइट दिया है, किसी को चूना पत्थर वगैरह, किसी को ग्रेनाइट पत्थर है, आपका मार्बल के पत्थर जो है, इनका पहाड़ के पहाड़ है। तो ये सब चीजें की जानकारी कहाँ से मिलती है? भूगोल को जब हम पढ़ते हैं तो भौगोलिक से, पर्यावरण से हमें ये सब चीजें प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी यह बहुत लाभदायक होता है। देखिए सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान हम कह सकते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जब हमारी कोई भी परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में जो है हम जो है भूगोल की जानकारी हमें होनी चाहिए, अर्थशास्त्र की जानकारी, नागशास्त्र की, इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भौगोलिक जानकारी के बिना जो है हम किसी भी परीक्षा को है बीट नहीं कर सकते हैं। हमें चारों तरफ का ज्ञान उसमें होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भौगोलिक एरिया में हमें इन ज्ञान को की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि मानव को वातावरण के साथ अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करता है। जो हमारा भौतिक वातावरण होता है तो उसके साथ में हमें अनुकूलन करने की ये जानकारी देता है कि जैसे हमारा वायु प्रदूषण है, जैसे हमारा जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, तो हम इसके साथ किस तरह से समायोजन करें। वायु प्रदूषण भी ज्यादा फैल रहा है तो हम किन कार्यों को कम करें कि वायु प्रदूषण ज्यादा ना फैले। हम किन कार्यों को कम करें कि जिससे जल प्रदूषण जो है हमारा कम से कम हो। तो हमें उस वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए जानकारी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि भूगोल के ज्ञान के द्वारा सामाजिक अध्ययन के अन्य विषयों की जानकारी भी सुलभता से प्राप्त हो जाती है। जब हम भूगोल की जानकारी करते हैं या भूगोल का ज्ञान हम लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें इतिहास, अर्थशास्त्र, नागशास्त्र की जानकारी भी साथ साथ में प्राप्त होती चली जाती है। यानी कि एक ये समावेशित विषय है या एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत विषय, संयुक्त विषय भी हम इसको कह सकते हैं। चारों तरफ की जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट इसमें आया है कि राष्ट्रीय भावना के विकास एवं एकता लाने में भी ये सहायक है। यानी कि भूगोल क्या है? हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसकी भावना को बढ़ाने में, उसको सुरक्षित रखने में, उसको विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। जितने भी हम कंजेस्टेड होंगे अपने प्रदेश में, अपने जिले में है, और उनकी परिस्थितियां कैसी कैसी होंगी, कोई इंटीरियर में बसा हुआ है, कोई जंगली प्रदेशों में बसा हुआ है, कोई आपका पर्वतीय देशों में बसा हुआ है। देखिए हमारा जो भूगोल हमारा क्या कहता है हमारे देश का कि विभिन्न प्रदेशों में या विभिन्न राज्यों में या विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अनेकता में होते हुए फिर भी हम एकता में बंधे हुए हैं, फिर भी हम एक भारतवासी हैं। यह हमें एक ज्ञान देता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि सैनिक व आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक होता है। भूगोल जो है हमें अपने देश की सीमाओं का ज्ञान बताता है कि किस देश की सीमा हमारे देश से लगी हुई है, या स्थल सीमा लगी हुई है, या उसकी जल की सीमा लगी हुई है, या उसकी जंगली क्षेत्र की सीमा लगी हुई है, और उससे हमें इस प्रकार से अपनी वहां पर सेना हमें लगानी चाहिए, है ना। जैसी हमारी भौगोलिक स्थिति होगी, अगर वहां पर पानी का क्षेत्र होगा हमारे क्षेत्र से मिला हुआ दूसरे देश का, तो हम वहां पर अपनी जल सेना को नियुक्त करेंगे, जल सेना स्थापित रखेंगे वहां पर। अगर स्थल है आपका, स्थल जुड़ा हुआ जैसे भारत पाकिस्तान का है, तो वहां पर हमारी जो आर्मी सेना है वो वहां पर लगी रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से हमें सैनिक और आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक होता है। नेक्स्ट इसमें कि अवकाश के समय का सदुपयोग करने तथा भ्रमण और मानव का मनोरंजन करने में भी हमें सहयोग करता है। अगर व्यक्ति के पास में 2-4 दिन का अवकाश हो जाता है, अगर रोजगार पर आदमी है, 2-4 दिन का अवकाश उसको मिल गया है, तो वो जो है अपने बच्चों सहित या अपने रिश्तेदारों सहित या अपने साथियों सहित जो है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जा सकता है भ्रमण करने के लिए, और एजुकेशनल टूर के माध्यम से भी वहां पर जा सकता है, और बच्चों को भी हम एजुकेशनल टूर के माध्यम से वहां पर ले जा सकते हैं उस भौगोलिक एरिया में। वहां पर हम विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ऐसे स्थान पर जाए, हम ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पर्वतों की जानकारी मिल रही है, हम ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पर हमें खनिज संसाधनों की भी जानकारी मिल रही है। तो ये हमें शैक्षिक ज्ञान कराने में भी बहुत लाभदायक होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि मानचित्र और रेखाचित्र आदि को पढ़ने व समझने में भी हमारी सहायता करता है। देखिए भूगोल में ही हमारे विभिन्न प्रकार के मानचित्र आते हैं,
रेखा चित्र आते हैं, जिनको हर एक आदमी को नहीं समझ सकता है। जो उस भूगोल की जानकारी लेगा वही इसको समझ सकता है। मैप भी हमारे जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे आर्थिक मैप हो गया, जैसे हमारा राजनीतिक मैप हो गया, जैसे हमारा भौगोलिक मैप हो गया, जैसे हमारा सांस्कृतिक मैप हो गया, जैसे हमारा ऐतिहासिक हमारा मैप हो गया, है ना। इस प्रकार से हमारे विभिन्न प्रकार के मैप होते हैं, उनकी जानकारी भी है भूगोल के माध्यम से ही हमें मिलती है। और क्या चीज की जानकारी देता है? देखिए, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं उस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का एक संगठन है। जैसे आपकी नाइट्रोजन गैस है, जैसे आपकी ऑक्सीजन गैस है, जैसे आपकी अक्रिय गैसें है ना, उन सब का एक संगठन है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% जो ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन को लेकर के हम फेफड़ों को अपने मजबूत बनाते हैं, श्वास के माध्यम से उसको हम खींचते हैं। तो हमें अपने उस वातावरण को गंदा नहीं करना चाहिए। अगर हम गंदा करेंगे, एयर पोल्यूशन फैलाएंगे या जल प्रदूषण फैलाएंगे, तो हो सकता है हमारा वो जो वातावरण जो है दूषित हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन हम श्वास के द्वारा ले रहे हैं वो ऑक्सीजन जो है वो जहरीली मिलेगी, हमारे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, विभिन्न प्रकार की हमें बीमारियां हो सकती है। तो उसकी जानकारी भूगोल देता है। और क्या चीज की जानकारी देता है? बच्चों को अगर हम ग्रहों के बारे में बताएंगे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इसके बारे में बताएंगे, है ना, तो ये भी भूगोल के अंतर्गत ही आएगा। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, उन ग्रहों के नाम क्या क्या है। उन ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो अनोखा ग्रह है, जिस पर जीवन संभव है, जिसको नीला ग्रह कहते हैं। वहां पर पानी भी है, हवा भी है, जीने की सब स्थितियां वहां पर बनी हुई है, तो ही मानव वहां पर रहता है। कौन सा ग्रह है? वो पृथ्वी ग्रह है। तो ये विभिन्न ग्रहों की जानकारी भी आपको देता है। ये जो आपकी मौसम होते हैं आपके, कि ये बरसात का मौसम है, ये सर्दी का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, ये बसंत ऋतु है, इसकी जानकारी भूगोल के माध्यम से ही हमें मिलती है। तो ये सब चीजों की जानकारी देने के लिए तो विद्यालयों में जो है भूगोल को वहां पर रखा गया है, सामाजिक विज्ञान में उसको स्थान दिया गया है। वर्षा ऋतु से देखो, एक तो सिंचाई का साधन वर्षा से हो जाता है। सिंचाई के साधनों में वर्षा गिनी जाती है। कुएं हैं, तालाब है, नहरें हैं, राजवाई है, इनके माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो ये हमारा दोनों तरफ मिक्स होता है। ये आपका अर्थशास्त्र में भी आता है, या आपका भूगोल में भी आता है। तो इसलिए इसकी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कि विद्यालयों में जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय है, तो उस इतिहास विषय को पढ़ाने से क्या फायदा है, उसकी क्या आवश्यकता है, तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, इतिहास क्या काम करता है? इतिहास जो है हमें अतीत की जानकारी देता है। वर्तमान की जो घटना है उसको हम अतीत से जोड़ करके चलते हैं। तो वर्तमान की घटनाओं का जो परिप्रेक्ष्य है वो अतीत के माध्यम से ही किया जाता है। अतीत के हम आधार बना करके ही वर्तमान को हम समझने की कोशिश करते हैं। मानसिक प्रक्रियाएं शक्तिशाली लगती हैं। बच्चों का जो है मानसिक विकास होता है, इसे बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, उनकी तर्क शक्ति बढ़ती है, उनका बौद्धिक विकास होता है। जब अपने चाचा चाची से, ताऊ ताई से या दादा से वो विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनते हैं, उनके माध्यम से उनका मानसिक विकास होता है, उनका जो है बौद्धिक विकास भी होता है। नेक्स्ट इसमें बताया है कि छात्रों की स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिव एक पोटेंशियल होती है क्रिएटिव। हर बच्चे में एक अलग अलग प्रतिभा होती है। कोई खेल के मैदान में या खेल से जो है जुड़ा हुआ होता है, उसमें प्रतिभा दिखा सकता है। कोई पढ़ाई में ज्यादा है, कोई इतिहास में ज्यादा है, कोई भूगोल में ज्यादा है, कोई मैथ में ज्यादा है, कोई हिंदी में रुचि ज्यादा रखता है, कोई विज्ञान में रुचि ज्यादा रखता है। तो इतिहास में भी विभिन्न प्रकार की जो है क्रिएटिव चीजें आती हैं। विभिन्न प्रकार की हम इमारतों का गठन कर सकते हैं, इमारतों के चित्र बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो भवन निर्माण कला हमारे देश में हुई हुई है, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें कौन कौन सी चित्रकारी हुई हुई है, भित्ति चित्र कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन सी मीनाकारी हुई हुई है, उनमें हीरे जवाहरात भी जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े लाल किले या ताजमहल वगैरह बना रखे हैं। तो उनमें कौन कौन सी अलंकृत चीजें लिखी हुई हैं, उनसे भी हमें सीखने की जरूरत होती है। तो वो चीजें भी हम सीख सकते हैं। बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास हासिल होता है। और उसमें तर्क शक्ति भी होती है। वो अपने टीचर से तर्क भी कर सकते हैं कि अगर ये चीज ना होती तो ये भी कैसे होती, अगर ये हुआ तो इसका कोई कारण
उसका कोई समाधान भी होगा, तो कोई समस्या सामने आई है तो समाधान भी निकलना जरूरी है। तो इस तरह से उसकी तर्क शक्ति जो है, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, उनका भी विकास होता है इतिहास के माध्यम से। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि इसकी शिक्षा से छात्रों का ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का भी विकास होता है। देखिए ज्ञानात्मक विकास तो पक्का है। ज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि जानकारी देना, विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी ये दे रहे हैं। मानव पहले कैसा जीता था, कैसा उसका रहन सहन था, कैसा उसका खान पीन था, क्या वो पहनता था, उसके कैसे आचार विचार थे, और आज वो वर्तमान में है वो किस पोजीशन पर है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके खान पान क्या है, उसकी सभ्यता क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, और इन दोनों के बीच में जो है विभिन्न प्रकार के पड़ाव आए हैं, विभिन्न प्रकार के काल आए हैं, विभिन्न प्रकार के समय आए हैं, युग बीत गए हैं ना, तो उनमें हम किस तरह से प्रोग्रेस करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है ये हमें इतिहास के माध्यम से ही मिलती है। और फिर हम इतिहास के माध्यम से हम भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। देखिए पुराने जमाने में शासक कैसे थे, पुराने जमाने में व्यक्ति कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, अब कैसा है व्यवहार, हमें किस प्रकार का व्यवहार अपने मित्रों के साथ में करना चाहिए, पड़ोसी के साथ में करना चाहिए, अब टीचर है और स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए है, हम भावनाओं से भी जुड़ जाते हैं। देखिए हमारा मान्य नाट्य शास्त्र है, तिरंगा जुड़ा हुआ है, तो भावनाओं से जुड़े हैं उसके साथ में। ऐतिहासिक कुछ इमारतें ऐसी हैं, ऐतिहासिक इस तरह के मंदिर बने हुए, एक से एक मंदिर बना हुआ है, ऐतिहासिक जो मस्जिदें बनी हुई एक से एक। तो मुस्लिम बच्चों का उसका भावनात्मक अटैच है और हिंदू बच्चों का मंदिरों से अटैच है ना, नदियों से अटैच है। हमारी विभिन्न पवित्र नदी है, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, उससे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो उसकी जानकारी लेना है कि उद्गम कहाँ से हुआ है इनका, ये पुराने जमाने में इसको कौन सी नदी बोला जाता था, है ये कहाँ से होती हुई ये यहाँ पर आई है। तो सब चीजें जो है ये भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि इतिहास है उच्च आदर्शों को उपस्थित करके नैतिक जीवन के स्तर को भी ऊंचा उठाता है। नैतिकता की जानकारी भी हमें देता है, नैतिक गुणों को भी डेवलप करने में हमारा सहयोग करता है। इतिहास जो है, जो ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं या शासक रहे हैं, उनमें कौन कौन से चारित्रिक गुण थे, उनमें कौन कौन से व्यक्तित्व के गुण थे, उन गुणों को अपना करके वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं, है ना। एक छोटा सा व्यक्ति भी जो है विभिन्न प्रकार के अच्छे गुणों को अपना करके एक बड़ा उच्च आदर्श व्यक्ति बन गया है। वो एक छोटा सा व्यक्ति जो है आपका राजा बन गया है। जैसे आपका मोदी के बारे में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में क्या कहावत है कि वो चाय बेचते थे, चाय की दुकान पर चाय का ठेला चलाते थे या चाय बेचते थे, और आज उन्होंने देखिए एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं, सिरमौर है भारत के वो हैं। तो उनमें कुछ चारित्रिक गुण हुए होंगे, उनमें कुछ नैतिक गुणों को उन्होंने डेवलप किया होगा, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से गठित किया होगा कि वो आज वहां तक पहुंच गए हैं। तो हम अपने महापुरुषों से भी इस प्रकार की अपेक्षा उनसे कर सकते हैं, करी है उन्हें, और अपेक्षा पर खरे उतरे हैं, और उनसे हम अपनी प्रेरणा ले सकते हैं, हम प्रेरित हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, हम भी कहीं न कहीं उनसे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इतिहास के अध्ययन से छात्रों में सांस्कृतिक विकास भी पैदा होता है। सांस्कृतिक विकास होता है, वाकई में हमारी संस्कृति के बारे में सारा कुछ है, इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास में सब कुछ हमें पता लगता है कि हमारी संस्कृति ऐसी थी, हमारी संस्कृति के अंदर हमारे भौतिक संस्कृति कैसी थी, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति कैसी थी, हमारे मूल्य, हमारे प्रतिमान, हमारे विचार, हमारे जो है धर्म ग्रंथ जो है वो किस प्रकार के थे, हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया है कि इतिहास का अध्ययन बालकों में राष्ट्रीय भावना एकता को साथ साथ में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास भी करता है। ठीक है, सही बात है। इतिहास के माध्यम से हम विश्व बंधुत्व की भावना से बंधे हुए होते हैं। विश्व के जितने भी हमारे देश हैं, हम उनमें अपना को भाईचारा ढूंढते हैं। पहले तो हमें जानकारी होती है कि फलाना देश कहाँ है, फलाना देश कहाँ है, कौन सा देश हमारा सहयोगी है, कौन सा देश हमारा शत्रु है ना। अब तो हम उनके साथ में विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़ते हैं। जो हमारा देश साथ देता है वो हमारे साथ सहयोगी क्रिया करता है, उसके साथ सहयोगी क्रिया करते हैं, उसको सहयोग देते हैं। जो हमारा विरोधी है, जो विरोध में आएगा असहयोगी क्रिया करता है हमारे साथ, उसके साथ में असहयोगी क्रिया करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से विश्व बंधुत्व की भावना को भी ये जागृत करता है, राष्ट्रीयता की भावना को बिल्कुल जागृत करता है। जिस प्रकार
मिल सकती है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने बताया है कि इतिहास का पठन जो है जीवन की समस्याओं को समझने और उसका समाधान निकालने की सहायता भी करता है। जो हमारे जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं वो इतिहास के माध्यम से हमें पता चल जाती है कि हमारे जो पुराने पूर्वज रहे हैं वो उनकी जो आत्मकथाएं पढ़ेंगे, उनकी जो बायोग्राफी हम पढ़ेंगे, जो हमारे शासक रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनकी हम जीवनियाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि वो सामान्य जीवन जीते थे, है ना, या गरीबी में उन्होंने जीवन काट दिया है, लेकिन वो सच्चाई से हटे नहीं है, वो सच्चाई की पथ पर ही चलते रहे। सच्चाई के पथ पर चलते हुए जो है उनको जो भी उनकी समस्या आई है उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ उन समस्याओं का समाधान निकाला है। और इसी प्रकार से हम भी हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ सकती है, तो देखिए मनुष्य का जीवन जो है समस्याओं से भी भरा हुआ है, तो समस्या आएंगी, छोटी भी आएंगी, बड़ी भी आएंगी। अगर आत्मविश्वास होगा तो हमारा जो है ये समस्या दूर हो सकती है, और आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के भी बहुत परेशान होते रहेंगे। तो ऐतिहासिक जानकारी के माध्यम से हमें ये मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें आया है कि इतिहास का जो अध्ययन है वो छात्रों में सत्य की खोज की प्रवृत्ति का विकास करता है। इतिहास के माध्यम से बालक बालिकाओं में सत्य की खोज करने की तरफ ये बढ़ते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है कि सत्य की खोज किस तरह से की जाए। जैसे आपका पुरातत्व विभाग होता है, पुरातत्व विभाग एक काम करता है कि विभिन्न प्रकार की वो खोज करता है कि हमारी इतिहास की खोज कहाँ तक हमारी पहुंची है। विभिन्न प्रकार की जैसे आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उसकी उन्होंने खोज की है। विभिन्न प्रकार के उपकरण वहां से निकाले हैं, लिपि वहां से निकाली है, मूरे वहां से निकाली है ना। तो इस प्रकार से बच्चों में भी अपने इतिहास के प्रति एक कुछ खोज निकालने की जो है, कुछ खोज करने की उसमें बलवती इच्छा होती है और उसकी तरफ वो मूव भी करते हैं। तो ठीक है।